Hello, good morning, all of you. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, thank you. ठीक है, तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एपिडेमियोलॉजी, जिसका नाम है डिसइंफेक्शन. तो इसमें क्या क्या चीजें हम लोग देखने वाले हैं डिसइंफेक्शन में. लाइक व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर डिसइंफेक्शन. डिसइंफेक्शन क्या होता है, प्रोसीजर वो कैसे किया जाता है, एज वेल एज व्हाट आर द रिलेटिव टर्म रिलेटेड विद डिसइंफेक्शन. उसके बाद क्या क्या मेथड्स हैं डिसइंफेक्शन करने के. And last, we'll see how the disinfection procedure will be done for the pathological samples, specimens. ठीक है, वो हम लोग सारी चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं. तो we are going to start. इसमें से फर्स्ट जो है we'll see the definition of disinfection. Disinfection क्या होता है? It is a process of killing of microbes from inanimate objects. अभी यहाँ पे दो टर्म आ सकते हैं, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्शन. एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं दैट वी आर अप्लाइंग ऑन द लिविंग थिंग्स. जैसे हमको कुछ इंजुरी वगैरह हो गई तो हम वहां पे एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हैं. और अगर कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है जिससे माइक्रोब्स को फ्री करना है या जिससे माइक्रोब्स को किल करना है, तो ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ऑन दैट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स वी आर अप्लाइंग डिसइंफेक्टेंट्स. ठीक है, उसके ऊपर हम लोग डिसइंफेक्टेंट अप्लाई करते हैं. सो डिसइंफेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ये वाला टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नॉर्मली डिसइंफेक्टेंट्स हम लोग जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर अप्लाई करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्जिकल सीजर है, सीजर को अगर फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका डिसइंफेक्शन करेंगे. ठीक है, अगर स्किन है, जैसे कि बिफोर इंजेक्टेबल या बिफोर लाइक आप भी देखते हो ये नॉर्मल प्रैक्टिस होता है, जैसे कि डॉक्टर्स है, फिजिशियन है, before going for injections they are sterilizing, they are going to applying some other things on living on the skin, क्योंकि वहां के स्किन के ऊपर जो है माइक्रोब्स को फ्री करना है तो हम लोग एंटीसेप्टिक्स वहां पे अप्लाई करते हैं. वराज उसी तरह से मैंने आपको सर्जिकल सीजर का एग्जांपल बताया, जो कि नॉन लिविंग थिंग रहेगा, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट रहेगा, उसको अगर माइक्रोब से फ्री करना है या उसके ऊपर जितने भी माइक्रोब्स है उसको अगर किल करना है, तो इन दैट केस वी आर यूजिंग अ डिसइंफेक्शन. या डिसइंफेक्शन वाला टर्म वहां पे हम लोग यूज करेंगे, और जो केमिकल एजेंट यूज करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे डिसइंफेक्टेंट्स. क्या बोलेंगे? डिसइंफेक्टेंट्स. तो डिसइंफेक्टेंट्स आर द केमिकल और फिजिकल एजेंट्स which are used for a process of disinfection. टॉक्सिव करेसिव होते हैं और टू द लिविंग थिंग्स, इसके लिए हम लोग कोई लिविंग थिंग्स के ऊपर अप्लाई नहीं करते. डिसइंफेक्टेंट्स वी आर अप्लाइंग ऑन नॉन लिविंग थिंग्स. अभी क्वेश्चन आपको होगा कि हम लोग लिविंग थिंग्स के ऊपर या स्किन के ऊपर क्यों नहीं अप्लाई करते हैं, तो उसका रीजन ये रहेगा कि these disinfectants are more toxic to the living things. That's why we are going to avoid the use of these disinfectants on living things. Next, इसी तरह का टर्म है डिओडोरेंट्स. डिओडोरेंट्स बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं. डिओडोरेंट्स क्या होते हैं? These are this, अगर उसका डेफिनेशन देखा जाए तो these are the substance used to suppress the bad odor. जैसे कि रूम फ्रेशनर यूज करते हैं, परफ्यूम्स यूज करते हैं, ये सब डिओडोरेंट्स ही होते हैं which are going to suppress the bad odor coming from floor, coming from kitchen, coming from body surface. तो ये इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, we are using some other chemicals which are going to suppress the bad odor. So उसको बोला जाता है डिओड्रेंट्स. जैसे फॉर एग्जांपल ब्लीचिंग पाउडर है, लाइम है, ये सब जो एग्जांपल है वो डिओड्रेंट्स के हैं. ठीक है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, हम लोग ये नॉर्मली हमने देखा था कि एनवायरमेंट एंड हेल्थ में हमने फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए भी हमने यूज किया था, क्लोरिनेशन के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज किया था. सेम द ब्लीचिंग पाउडर कैन बी यूज इन लाइक यूरिनल्स है, वॉशरूम्स है, जहां पे बैड ऑर्डर आता है तो वहां पे भी ब्लीचिंग पाउडर जो है वो ऐड कर सकते हैं या वहां पे हम लोग डाल सकते हैं, ताकि जो बैड ऑर्डर आ रहा है उसको वो सप्रेस कर देगा. साइमल्टेनियसली वहां पे थोड़ा डिसइंफेक्शन भी हो जाएगा. नेक्स्ट, डिटर्जेंट्स. डिटर्जेंट्स ये नॉर्मली तो हम लोग घर में यूज करते हैं, डिटर्जेंट फॉर वॉशिंग पर्पस, फॉर वॉशिंग ऑफ क्लोथ एंड फैब्रिक्स, इसके लिए डिटर्जेंट्स यूज करते हैं. डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं, जो वाटर का और जो डर्ट होती है उसका कॉन्टैक्ट, इंटीमेट कॉन्टैक्ट होने में या डर्ट को रिमूव करने में बाय यूजिंग ऑफ वाटर, तो वो हेल्प करते हैं. या वो एक्चुअली दीज आर द सरफेस एक्टिव एजेंट जो कि नॉर्मली सरफेस के ऊपर एक्ट करते हैं. ठीक है, एंड दे आर कॉजिंग मिसिबिलिटी ऑफ द ऑयल सोल्यूबल
oil soluble dirt which are present in a fabrics which may get mixed up with the water and get wash out. ठीक है, इसके लिए डिटर्जेंट्स हम लोग यूज करते हैं. आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि हम लोग डिटर्जेंट्स क्यों यूज करते हैं. फॉर वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, दैट इज डेफिनेटली दैट इज टू क्लीन आवर क्लोथ्स फ्रॉम डर्ट्स. एज वेल जो डर्ट रहेगी वो डिटर्जेंट्स की वजह से मिसिबल हो जाती है वाटर में और रिमूव हो जाती है, इसलिए क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स कैन बी पॉसिबल बाय यूजिंग डिटर्जेंट्स. तो उसके लिए हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं डिटर्जेंट्स. ये भी टर्म आता है जिसमें डिटर्जेंट्स अगेन सम ऑफ द टाइम ये भी जो है वो माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, जैसे मतलब समुद्र के जो थोड़े बहुत कुछ माइक्रोब्स है वो डिटर्जेंट से भी किल हो जाते हैं, ऐसा मुझे बोलना है. सो डिटर्जेंट्स आर यूज्ड टू क्लीन द सर्फेसेस बाय रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन. मतलब कि वो सरफेस के ऊपर एक्ट करता है, सरफेस टेंशन कम करके इंटीमेट कांटेक्ट बढ़ा देता है. एंटीसेप्टिक्स तो हमने बोला कि दीज आर द केमिकल एजेंट्स व्हिच are used to inhibit the growth of microorganisms or killing the microorganisms, but they should be applying on living things. living tissues के ऊपर उसको अप्लाई करते हैं. जैसे मैंने आपको बोला कि एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स हैं, ये दो अलग अलग लाइक बोथ आर केमिकल्स, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है, साइट ऑफ एप्लीकेशन या जो टारगेट रहेगा या होस्ट रहेगा उसके हिसाब से वो वैरी होता है. जैसे कि एंटीसेप्टिक्स वी अप्लाइंग ऑन लिविंग थिंग्स, ठीक है, एंड डिसइंफेक्टेंट्स वी आर अप्लाइंग ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग थिंग्स. ये आपको डैम श्योर होना चाहिए, ये चीज क्लियर होनी चाहिए. नेक्स्ट, इंसेक्टिसाइड्स एग्जांपल डीडीटी है, दैट कॉल इट डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन. डीडीटी ये टर्म आपने सुना होगा, ये इंसेक्टिसाइड्स है. नॉर्मली हम वी आर गोइंग टू अप्लाई दीज इंसेक्टिसाइड्स टू किल द इंसेक्ट्स, जैसे कि फार्मिंग पर्पस के लिए हो या समुद्र वे में जैसे कि कुछ जगह पे हमको इंसेक्ट्स को किल करने की जरूरत पड़ती है. नॉर्मली एग्रीकल्चर पर्पस भी होता है, समुद्र डोमेस्टिक पर्पस के लिए, हाउस होल्ड पर्पस के लिए भी कभी कभी ये सारी चीजें लाइक हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, वी आर यूजिंग पेस्ट कंट्रोल मेथड्स. ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती है वो केमिकल्स होते हैं, बट स्पेशली यूज टू किल द इंसेक्ट्स, दैट वी कॉल इंसेक्टिसाइड्स, जिसका एग्जाम्पल हमने बोला कि डीडीटी है. ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन. ये इस तरह के जो एब्रिविएशन है कभी कभी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं. सो यू शुड नो, यू शुड हैव टू मेंशन, यू शुड हैव टू नोट डाउन दिस थिंग्स के जो एब्रिविएशन होते हैं, जैसे कि एड्स है, बीसीजी है, डीडीटी है, इस तरह के एब्रिविएशंस कभी लॉन्ग फॉर्म उसका पूछा जाता है. तो यू शुड नो एज अ हेल्थ केयर टीम पर्सन, एज अ फार्मासिस्ट, बीइंग अ फार्मासिस्ट, आपको ये सारी चीजें एब्रिविएशंस भी पता होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है रिपेलेंट है, जैसे कि कुछ हम लोग यूज करते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट, जिसको हम लोग कॉमनली टर्म यूज करते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट. तो मॉस्किटो रिपेलेंट क्या होते हैं? मॉस्किटो रिपेलेंट्स आर दीस आर द सम अदर केमिकल एजेंट्स व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट इन ऑर्डर टू रिपेल द मॉस्किटोस. मॉस्किटो रिपेलेंट बोलते हैं, जैसे कि ओडोमॉस है, ऑल आउट, हम लोग लिक्विडेटर भी कुछ यूज करते हैं, ऑल आउट है, बहुत सारे देखिए आपको पता होगा. लिक्विडेटर्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वेपराइज होकर के वो क्या करते हैं, मॉस्किटो को रिपेल करते हैं, कील कर देते हैं, विच वी आर कॉमनली यूजिंग अ टर्म मॉस्किटो रिपेलेंट्स. ठीक है, तो ओडोमॉस जैसे बोला कि ये तो क्रीम होता है, या नॉर्मली वी आर अप्लाइंग ऑन द स्किन, दैट विल गिव द प्रोटेक्शन फ्रॉम द मॉस्किटो, या विच विल रिपेल द मॉस्किटो, विच विल अवॉइड द कॉन्टैक्ट और बाइटिंग ऑफ द मॉस्किटो, ये अवॉइड करता है ओडोमॉस. नेक्स्ट, ये ऑल दीज आर द रिलेटिव टर्म्स फॉर द डिसइंफेक्शन. पहले मैंने यही बोला कि आपको डिसइंफेक्शन का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में रिलेटिव टर्म जो होते हैं रिलेटेड विद द डिसइंफेक्शन, जहां पे हम लोग माइक्रोब्स को कील करते हैं, जहां पे हम लोग कुछ इंसेक्ट्स को कील करते हैं या उसको अवॉइड करते हैं या पेस्ट कंट्रोल करते हैं. तो ये सारी चीजें डिसइंफेक्शन से रिलेटेड ही आती है, इसलिए हम ये सारे टर्म यहाँ पर देख रहे हैं. स्टरलाइजेशन अगेन वन ऑफ द थिंग, दैट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स. ये क्या होता है स्टरलाइजेशन? अगर आपने टर्म यूज किया, इसका मतलब रहेगा कि वहां पे नॉट अ सिंगल माइक्रोब्स विल बी रिमेन आफ्टर द प्रोसेस, आफ्टर द कीलिंग ऑफ माइक्रोब्स. इसके लिए जो भी मेजर्स हम लोग यूज करेंगे, मेथड्स यूज करेंगे, उसके बाद वहां पर एक नॉट अ सिंगल माइक्रोब विल प्रेजेंट आफ्टर द स्टरलाइजेशन. दैट प्रोसेस वी कॉल स्टरलाइजेशन. तो इसका डेफिनेशन अगर हम लोग बोलना चाहें, द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स बाय डिफरेंट मेथड्स. वो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा मेथड उसके लिए यूज करें, लाइक फिजिकल, केमिकल, गैसियस स्टरलाइजेशन मेथड. ये बहुत सारे मेथड्स होते हैं, दैट इज टू मेक अ माइक्रोब्स फ्री फ्रॉम, या दैट इज मेक अ ऑब्जेक्ट टू फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स. ठीक है, ये हो गया ऑल द रिलेटेड टर्म्स विद दैट ऑफ द डिसइंफेक्शंस. नाउ विल सी टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन.
अभी टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन के बजाय अगर हम लोग यहाँ पे एक टर्म यूज करें दैट दीज आर व्हाट एग्जैक्ट एट व्हाट स्टेज वी आर टेकिंग अ डिसइंफेक्शन या वी आर अप्लाइंग अ डिसइंफेक्शन, ठीक है। डिसइंफेक्शन हम लोग कौन से स्टेज पे अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से ये टाइप्स रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन, कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन, कॉनकरेंट मतलब क्या, साइमल्टेनियसली। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फार्मास्यूटिकल प्रोसेस, you might not work in with the लेबोरेटरी में हो सकता है आपने काम किया नहीं किया कोविड की वजह से, तो आपको एक्सपोजर भी नहीं मिला है लेबोरेटरी का, जहां पे आप नॉर्मली प्रिपरेशंस बनाते हो, फॉर्मुलेशंस बनाते हो, लाइक वी आर कंसर्निंग विद द सुटिक्स, फार्मास्यूटिक्स 1, प्रैक्टिकल फार्मास्यूटिक्स 1। तो ये जो होता है एक स्मॉल स्केल, एक बोला जाएगा कि इंडस्ट्री का एक पार्ट हम लोग बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में सारी चीजें बनती है। लेबोरेटरी में जो होता है वो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे या फॉर द लर्निंग पर्पस वी आर प्रिपेयरिंग अ फॉर्मुलेशन एंड डोसेज फॉर्म। तो उसी तरह से इंडस्ट्री में भी होता है। अभी कुछ इंडस्ट्री का कुछ रिक्वायरमेंट होता है कि कुछ जो प्रोडक्ट रहेंगे वो जो है वो स्टरलाइज होने चाहिए, वो डिसइंफेक्ट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होना चाहिए। तो उसके लिए ड्यूरिंग द प्रोसेस, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस, एट द एंड ऑफ प्रोसेस, हम लोग कहाँ वो चीजें अप्लाई कर रहे हैं या डिसइंफेक्शन प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं जहां से वो फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? एट व्हाट स्टेज वी आर गोइंग टू अप्लाई द टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन या मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, कौन से स्टेज पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये लाइक टाइप्स रहेगा। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन। कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन का मीनिंग ये होता है कि हम लोग डिसइंफेक्शन प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस साइमल्टेनियसली। ये यहाँ पे देख लिया आपको ये इमेज जो दिख रहा है, मतलब सारी चीजें जो है वो एक बार रेडी स्टेडी एंड गो बोलने की देर रहेगी। इसका मतलब ऑल दीज पीपल्स विल स्टार्ट टू रन साइमल्टेनियसली। तो मतलब साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस रहेगा। कॉनकरेंट का मीनिंग होता है साइमल्टेनियसली, मतलब जो भी प्रोसेस चल रहा है, जो फॉर्मुलेशंस आप लोग बना रहे हो, साथ ही साथ आप उसको डिसइंफेक्शन भी कर रहे हो, उसमें डिसइंफेक्शन प्रोसीजर भी अप्लाई कर रहे हो, जिससे आपका फॉर्मुलेशन जो है वो फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स हो जाएगा। तो ये एक टाइप हो गया कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट टाइप रहेगा टर्मिनल डिसइंफेक्शन। टर्मिनल डिसइंफेक्शन में क्या किया जाता है कि एट द एंड ऑफ द प्रोसेस वी कॉल, उसमें आप देख सकते हो कि एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, मतलब जो भी प्रोसीजर्स या मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे वो जो रहेगा वो एट द एंड करेंगे, मतलब साइमल्टेनियसली नहीं करेंगे। जो प्रोसेस चल रहा है, जो आप फॉर्मुलेशन बना रहे हो तो उसको कंप्लीट आप पहले बना लोगे, यू आर मेकिंग योर फिनिशिंग योर फॉर्मुलेशन, या जो भी डोसेज फॉर्म, टैबलेट, कैप्सूल, व्हाटएवर द थिंग्स, ऑइंटमेंट्स, सिरप, ये सब जो भी आप बना रहे हो, एट द एंड यू आर गोइंग टू स्टरलाइज दैट वन, मतलब यू आर गोइंग टू डिसइंफेक्ट दैट वन, ठीक है। मतलब जो रहेगा वो टर्मिनल स्टरलाइजेशन जिसको बोला जाएगा, जो एंड में रहेगा। सारी चीजें खत्म होने के बाद में एट द एंड वी आर गोइंग टू disinfect the things that we call terminal sterilization. Terminal मतलब के at the end, at the end. Next होता है prophylactic disinfection. Prophylactic मतलब अभी तो हमने देखा कि concurrent में हम लोग क्या कर रहे हैं, simultaneously disinfection procedure apply कर रहे हैं, simultaneously मतलब during the process. Terminal में हमने बोला at the end of process we are going to complete our finish of formulation, उसके बाद में end में हम लोग उसको disinfection कर देंगे। थर्ड है प्रोफाइलैक्टिक डिसइंफेक्शन। प्रोफाइलैक्टिक डिसइंफेक्शन का मीनिंग ये होता है कि प्रोफाइलैक्टिकली मतलब के प्रायर टू द प्रोसेस, मतलब सारी चीजें स्टार्ट होने से पहले ही, जैसे कि इंजेक्टेबल्स होते, लाइक वी नो स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल्स, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स, आपने देखा होगा कुछ इंजेक्शंस होते हैं, इंजेक्टेबल्स वायल्स में, एम्प्यूल्स में, यू माइट सी इन द फॉर्मुलेशंस, या तो फिर जो सलाइन सॉल्यूशंस होते हैं, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल आपने सुना होगा, बहुत सारे सलाइन के बॉटल्स होते हैं जो नॉर्मली सलाइजेशन की जरूरत होती है। या हम लोग स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल्स की बात कर रहे हैं जो कि 5 ml, 10 ml, 3 ml का उसका इंजेक्टेबल आता है, इंजेक्शन आता है इन अ वायल, इन अ एम्प्यूल, और मे बी इन अ पर्टिकुलर डिस्पेंसर या बोलेंगे पर्टिकुलर कंटेनर। तो ये जो होते हैं इंजेक्टेबल्स, इसको जो है वो प्रोफाइलैक्टिकली डिसइंफेक्शन प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। थर्ड जो हम लोग बोल रहे हैं टाइप प्रोफाइलैक्टिक डिसइंफेक्शन, तो इसको फॉलो करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये कैसे प्रोफाइलैक्टिक, मतलब उसमें क्या किया जाएगा, जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोसीजर एवरीथिंग टू बी डिसइंफेक्टेड, मतलब कि जो मटेरियल यूज किया जा रहा है, जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए जा रहे हैं, सारे पहले ही पहले डिसइंफेक्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद
जो apparatus जितने भी यूज किए जा रहे हैं सारे पहले ही फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स कर दिए जाएंगे। उसके बाद में जो एरिया यूज किए जा रहा है, एंटायर लैब, एंटायर एरिया, उसको भी फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स बना दिया जाएगा। मतलब द थिंग इज दैट बिफोर स्टार्टिंग योर फॉर्मुलेशन, बिफोर प्रिपेयरिंग योर फॉर्मुलेशन, उसके पहले ही सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप, ऑल द रॉ मटेरियल, ऑल द इंग्रेडिएंट्स, ऑल द equipments and apparatus, as well as all the setup and area, all should be make it free from microbes. And then after that, in this aseptic condition, or we can say that all this in sterile area, we are going to start our procedure. ठीक है, मतलब उसके बाद फिर फॉर्मुलेशन करना स्टार्ट किया जाएगा और प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया जाएगा। तो इसको बोला जाता है प्रोफिलैक्टिक डिसइंफेक्शन, जो प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही सारी चीजें डिसइंफेक्ट कर दी जाएगी और एंटायर प्रोसेस में भी वो डिसइंफेक्शन मेंटेन किया जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में तो हम लोग सारी चीजें फ्री कर रहे हैं माइक्रोब से, तो उसके बाद में जब तक प्रोसीजर चलेगा ये भी केयर लेना जरूरी है कि मीनवाइल ड्यूरिंग द प्रोसेस कहीं पे कंटामिनेशन ना हो, कहीं पे माइक्रोब्स का पैरेलल एंट्री ना हो, क्योंकि पहले हमने स्टेरिलाइज करके सारी चीजें ली है और हमारा ये मोटो, ये हमारा ये एम रहेगा कि हमको जो फॉर्मुलेशन है वो कंप्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स बनाना है, जिसके लिए हम लोग पहले से ही केयर लिए जा रहे हैं। तो एंटायर प्रोसेस में भी ये केयर लेना जरूरी होता है कि कहीं पे पैरेलली कहीं पे कंटामिनेशन ना हो जाए, कहीं पे पैरेलली माइक्रोब्स का एंट्री ना हो। तो ये सारी चीजें भी देखी जाएगी, इसको बोला जाएगा प्रोफिलैक्टिक डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन 3 स्टेप में लिया जा सकता है, कॉन्करेंट साइमल्टेनियसली लिया जा सकता है, टर्मिनल एट द एंड ऑफ प्रोसेस भी लिया जा सकता है, एज वेल एज प्रोफिलैक्टिकली, मतलब बिफोर स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस वी कैन टेक अ स्टेप ऑफ डिसइंफेक्शन, जिसको प्रोफिलैक्टिक डिसइंफेक्शन बोला जाता है। नाउ ऑल दीज आर द मेथड्स फॉर स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन बोला जाएगा। तो इसमें रहेगा कंट्रोल ऑफ माइक्रोब्स बाय 3 मेजर मेथड्स। ये है क्लासिफिकेशन जिसमें 3 मेजर मेथड्स यूज किए जाते हैं, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट और मैकेनिकल रिमूवल ऑफ मेथड। मैकेनिकल रिमूवल मेथड मतलब 3 मेथड से हम लोग डिसइंफेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। एक तो फिजिकल एजेंट यूज करके कर सकते हैं, by using a chemical agents, as well as by mechanically removing of microbes, one can make the object free from microbes, that is the process of disinfection या sterilization जो है, ये चीजें हम लोग कर सकते हैं by major 3 methods। कौन कौन से हैं? फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, as well as by मैकेनिकल मेथड। ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग देख रहे हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या क्या चीजें होती है? फिजिकल मेथड में होता है हीट एंड रेडिएशन। 2 चीजें जो है हम लोग फिजिकल मेथड में यूज कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू यूज एज अ फिजिकल मेजर 2 things such as first one is a heat and second one is a radiation। तो हीट में 2 तरह की हीट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, एक रहेगा ड्राई हीट, दूसरा रहेगा मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट मतलब जिसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा, मॉइस्ट हीट में डेफिनेटली वेपर्स और मॉइस्चर का प्रेजेंस रहेगा, बट दैट इज अ हीटेड वन। ठीक है, अभी ड्राई हीट के लिए एक तो इंसिनरेशन रहेगा। इंसिनरेशन मतलब कि बर्न किया तो डेफिनेटली ड्राई हीट का ही फॉर्म रहेगा। डायरेक्टली उसको बर्न कर दिया फर्नेस में या तो फिर फ्लेम में, उसको बोला जाएगा ड्राई हीट का ही पार्ट रहेगा, इंसिनरेशन वी आर कॉलिंग। या ड्राई ओवन या ड्राई हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन ये हम लोग आगे देखने वाले, जस्ट आपको क्लासिफिकेशन के हिसाब से समझना चाहिए या समझ के लेना है। दैट ड्राई हीट का जो पार्ट रहेगा वो ड्राई ओवन, या वी कैन कॉल इट एज हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन ये भी ड्राई हीट का ही पार्ट आता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट होता है हीट का, वो होता है मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में स्टीम अंडर प्रेशर। स्टीम अंडर प्रेशर, तो स्टीम अंडर प्रेशर मतलब कि जो ऑटोक्लेविंग वगैरह रहेगा ये सब स्टीम अंडर प्रेशर में आएगा। मतलब जहां पे हीटिंग तो हम लोग प्रोवाइड करें, लेकिन वो मॉइस्ट तरह का हीट रहेगा, मॉइस्ट हीट रहेगा, जिसमें नॉर्मली स्टीम्स यूज होते हैं। स्टीम्स या डायरेक्ट हीटेड वाला लिक्विड के कांटेक्ट में ऑब्जेक्ट्स आएगा, जिससे वो माइक्रोब्स को फ्री कर देगा। तो स्टीम अंडर प्रेशर का एग्जांपल रहेगा ऑटोक्लेविंग, या प्रेशर कुकर जो हम लोग यूज करते हैं वो स्टीम अंडर प्रेशर ही होता है। नेक्स्ट बॉइलिंग या हॉट वाटर पास्चराइजेशन। ये सारी चीजें, जैसे कोई चीज को हम लोग बॉइलिंग कर रहे हैं, तो बॉइलिंग में भी नॉर्मली द ऑब्जेक्ट इज कमिंग कॉन्टेक्ट विद द मॉइस्चर और डायरेक्टली लिक्विड, या दैट इज अ वाटर। ठीक है, बॉइलिंग हम लोग वाटर में करते हैं, तो उसमें भी वो भी मॉइस्ट हीट का एक टाइप रहेगा, जहां पे बॉइलिंग किया जाएगा या हॉट वाटर से स्टरलाइजेशन किया जाएगा या पास्चराइजेशन किया जाएगा। नॉर्मली पास्चराइजेशन जो है वो हम लोग मिल्क के लिए करते हैं, मिल्क। ठीक है, मिल्क इज सब्जेक्टेड फॉर स्टरलाइजेशन बाय पास्चराइजेशन। मतलब ये मिल्क को अगर फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स बनाना है तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है वो पास्चराइजेशन होता है। ठीक है, ये हो गया हीट। फिजिकल एजेंट में हमने देखा हीट में 2 टाइप हमने देखे, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट का एग्जांपल है इंसिनरेशन एंड हॉट एयर ओवन। मॉइस्ट हीट में स्टीम अंडर प्रेशर, जिसमें ऑटोक्लेव का एग्जांपल आता है,
एज वेल एज बॉइलिंग, जो कि नॉर्मली हम लोग बॉइलिंग या पास्चराइजेशन जो किया जाता है वो भी मॉइस्ट हीट के अंदर में ही आता है. दिस इज वन ऑफ द मेथड वी कॉल हीट बाय फिजिकल एजेंट. नेक्स्ट जो मेथड है फिजिकल एजेंट में रेडिएशन से, मतलब जो रेडिएशन लेकर के जो माइक्रोब्स फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स बनाया जाएगा उसको भी हम लोग फिजिकल एजेंट में ही लेते हैं, या फिजिकल मेथड ही वो होता है, यूज ऑफ रेडिएशंस. तो रेडिएशन फिर दो तरह के होते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस. आयनाइजिंग रेडिएशन मतलब जब वो जो रेडिएशंस ऑब्जेक्ट के थ्रू पास हो गए उस टाइम में वो आयनाइजेशन कर देंगे, मतलब आयंस फॉर्म कर देंगे विद इन ऑब्जेक्ट. जैसे कि कोई मेटल का ऑब्जेक्ट हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसमें आयनाइजेशन हो सकता है या जिसमें आयंस फॉर्म हो सकते हैं, उसके थ्रू अगर ये आयनाइजिंग रेडिएशन पास होते हैं तो वहां पर क्या कर देंगे, आयंस को फॉर्म कर देंगे. आयंस फॉर्म होने की वजह से भी हो सकता है कि माइक्रोब जो है वो कील हो जाए, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स हो जाए. आयनाइजिंग रेडिएशन के लिए एग्जांपल जो है वो एक्स रे है, कैथोड रे है, गामा रेज है. ये सब रेडिएशन जो है वो आयनाइजिंग रेडिएशन है जो कि आयंस फॉर्म करते हैं व्हाइल पेनिट्रेटिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो होता है वो आयंस फॉर्म नहीं करता है, जस्ट इज एबल टू किल द माइक्रोब्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज वन ऑफ द रेडिएशंस, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, जिसका एग्जांपल रहेगा यूवी, दैट इज अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो कि आप ये जो अल्ट्रावायलेट का रेडिएशंस का एग्जांपल अगर मैं पुट करना चाहूं तो जो हमारे वाटर फिल्टर्स होते हैं, वाटर फिल्टर्स आपने कभी पढ़ा होगा या देखा होगा कि उसके अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म्स पे वो काम करता है. हमारे जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर वाले फिल्टर्स होते हैं, एक्वा फिल्टर्स एंड ऑल, तो वो जो होते हैं वो नॉर्मली कुछ जो आरओ के ऊपर काम करते हैं, दैट वी कॉल अ रिवर्स ऑस्मोसिस, आयन एक्सचेंज एंड यूवी मैकेनिज्म. मतलब उसी के अंदर यूवी वाला एक चेंबर भी होता है, यूवी वाला रेडिएशंस वाला एक कॉलम भी होता है जिसके थ्रू वो रेडिएशंस या यूवी रेडिएशंस वाटर में एक्सपोज होते हैं जिससे माइक्रोब्स किल कर दिए जाएंगे. समझ में आ रहा है क्या? बहुत सारे जो मैकेनिज्म्स होते हैं किलिंग ऑफ लाइक माइक्रोब्स फ्रॉम द वाटर इन एक्वा फिल्टर्स, उसी का एक मैकेनिज्म होता है यूवी भी. यूवी जो है एक मैकेनिज्म होता है तो जिसमें यूवी रेज को वाटर को एक्सपोज किया जाता है, जो वाटर फिल्टर हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है, उसी में से एक ट्यूब जो है यूवी लाइट से भी पास होगी, तो जिसमें से यूवी रेज जो है वो वाटर के कांटेक्ट में आएंगे और वहां पे जो माइक्रोब्स प्रेजेंट रहेंगे इनकेस वाटर के अंदर, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, तो उसको जाकर के कील कर देंगे. ठीक है, उसको कील करेंगे. इसका मतलब दैट मेकिंग फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, दिस यूवी रेज आर एबल टू किल द माइक्रोब्स व्हिच आर प्रेजेंट इन वाटर. ये तो एक एग्जांपल हो गया. इसी तरह से बाकी सरफेसेस के ऊपर भी अगर हम लोग यूवी रेज को एक्सपोज करते हैं, सो इन दैट केस दिस यूवी रेज आर एबल टू किल द माइक्रोब्स, मतलब कि ये डिसइंफेक्ट कर देंगे, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स कर देंगे, स्टरलाइजेशन का प्रोसेस कर देंगे. एंड दिस इज द फिजिकल मेथड. और स्पेशली अगर उसको बोला जाए तो रेडिएशन एक टाइप रहेगा, मतलब यूवी रेज आर रेडिएशंस, यूवी रेज आर radiations. Radiations are one of the physical method of sterilization या physical method of disinfection, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. This is the classification for physical agent which are used for disinfection purpose. Next अगर हम लोग देखें तो केमिकल देखा जाएगा, मतलब कुछ केमिकल यूज किया जाएगा. डेफिनेटली फिजिकल मेथड में हमने देखा कि कुछ फिजिकल एजेंट यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हीट था, ये फिजिकल एजेंट था. रेडिएशन, ये भी फिजिकल एजेंट था. ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज अ केमिकल मेथड, जिसमें हम लोग केमिकल्स का यूज किया जाएगा. दैट इज इन ऑर्डर टू किल द माइक्रोब्स व्हिच वी हैव टू यूज in order to kill the microbes for this purpose we have to use a certain chemicals. तो certain chemical जो है वो that depends कि उसका nature कैसा रहेगा. like some of the chemicals are present in gases form या gases, वो भी chemicals ही होती है, liquid chemicals होते हैं. ठीक है, जैसे gases अगर हम लोग use करें तो we are exposing object to the for the sterilization. जैसे ethylene oxide है, ये gas है, ये gas now this gas is has an ability to kill the microbes. तो इसकी यही गैस को हम लोग जो है वो फिर आगे डिसइंफेक्शन या स्टरलाइजेशन पर्पस के लिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं. दैट इज टू मेक अ फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स एज वेल एज टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो या कंप्लीटली फ्री करना है माइक्रोब्स को सरफेस से, तो उसके लिए हम लोग गैसेस स्टरलाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं जो कि केमिकल एजेंट रहेगा. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड्स, तो लिक्विड्स में जो है वो एनिमेट ऑब्जेक्ट जो कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स रहेंगे और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, उसके ऊपर कौन से हम लोग लिक्विड यूज करते हैं उसका आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं कि कीमोथेरेपेटिक एजेंट दैट इज एंटीसेप्टिक्स आर यूज्ड ऑन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स और ऑन लिविंग थिंग्स, whereas डिसइंफेक्शन जो रहेगा ये प्रोसेस रहेगा अगर हम लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं ऑन द नॉन लिविंग थिंग्स. ये सिंपल है. केमिकल एजेंट्स में दो तरह के केमिकल एजेंट्स हम लोग यूज करेंगे, गैसेस केमिकल एजेंट और लिक्विड केमिकल एजेंट.
गैसेस केमिकल एजेंट्स दैट डिपेंड्स कि वी आर यूजिंग फॉर स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, और लिक्विड वाला जो है वो हम लोग डिपेंड करते हैं कि हम लोग वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई कर रही है, नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। लिविंग थिंग्स के ऊपर अगर अप्लाई करें तो प्रोसेस कॉल्ड एज एंटीसेप्टिक्स और एंटीसेप्टिक एंटीसेप्सिस वी आर कॉलिंग, और एंटीसेप्टिक द एजेंट्स। एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के ऊपर या नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर अगर उसको अप्लाई करें तो प्रोसेस वी आर कॉलिंग डिसइंफेक्शन एंड द एजेंट्स वी आर कॉलिंग डिसइंफेक्टेंट्स। ये हो गया केमिकल मेथड। नाउ मैकेनिकल रिमूवल ऑफ मेथड या मैकेनिकल रिमूवल मेथड या मैकेनिकल मेथड की अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मली उसमें फिल्ट्रेशन यूज होता है। The technique used for mechanical purpose या mechanical removal of microbes, उसके लिए जो normal technique यूज होता है वो filtration होता है। filtration, तो filtration में like air filtration और the liquid filtration, filtration जो है वो किसका किया जाएगा, उसके लिए स्पेसिफिक मेथड रहेगा कि वो एयर को हम लोग फिल्टर करके एयर को फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स बना रहे हैं, या जो लिक्विड है उसको फिल्टर आउट करके उसमें से माइक्रोब्स को आइसोलेट कर रहे हैं और फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स वो लिक्विड को बना रहे हैं, दैट डिपेंड्स। तो उसके हिसाब से मैकेनिकल रिमूवल ऑफ वाटर जो है, सॉरी मैकेनिकल रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स दैट कैन बी डन बाय फिल्ट्रेशन ऑफ एयर एंड फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड्स, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर एंड फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड, उसके हिसाब से फिर जो है वो फॉलो किया जाएगा डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन प्रोसीजर्स। ठीक है, ऑल दिस वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द डिसइंफेक्शन प्रोसीजर्स, जिसमें हमने देखा डेफिनेशन एंड रिलेटेड टर्म्स एसोसिएटेड विद द डिसइंफेक्शन प्रोसीजर्स, एज वेल एज नेक्स्ट जो हमने देखा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में 3 जो मेजर मेथड्स थे वो हमने देखे, फिजिकल मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, केमिकल मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन एंड द नेक्स्ट वन दैट इज मैकेनिकल रिमूवल, और वी कॉल इट एज अ मैकेनिकल मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन। ठीक है, ये सब होते थे सब सारे मेथड्स। Now one by one we are going to applying, one by one we are going to see the examples of the equipments which are used for applying these particular methods। physical method हो जैसे कि हम लोग बोलते थे ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, ठीक है, या रेडिएशन है, तो इसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स एंड apparatus यूज किए जाते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी। So first among these is a physical method of sterilization में first जो हम लोग देख रहे हैं ड्राई हीट वाला। ठीक है, दो थे ना उसमें, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट, तो उसमें से एग्जांपल अभी हम लोग देखने जा रहे हैं ड्राई हीट। तो ड्राई हीट के लिए एग्जांपल रहेगा हॉट एयर ओवन। जो आपको इमेज दिख रहा है वो हॉट एयर ओवन का है। कहीं आपने ये देखा होगा लैब में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू माइट सीन दिस इक्विपमेंट और apparatus तो नहीं बोलेंगे, इक्विपमेंट है ये। So it is an hot air oven which is made up of an metal wall, जो कि नॉर्मली डबल या ट्रिपल लेयर मेटल वॉल रहेगा, जिसमें से इनर एंड आउटर जो लेयर रहेगा वॉल का दैट इज मेड अप ऑफ मेटल सरफेस, एंड मिडिल जो रहेगा मिडिल जो सैंडविच लेयर है, मिडिल लेयर दैट इज मेड अप ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल। तो ये इसलिए होता है कि अंदर जो है इसके चेंबर के अंदर हीट जनरेट होती है और वो हीट जो है वो बाहर ना जाए, इसके लिए मिडिल वाला जो वॉल रहेगा इसका इट्स अ ट्रिपल वॉल चेंबर, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। मेटल चेंबर का मेटेलिक वॉल रहेंगे, लेकिन अमंग्स दिस थ्री वॉल इनर एंड आउटर मोस्ट वॉल जो रहेगा वो मेटल का बना रहेगा, और मिडिल वाला जो रहेगा वो इंसुलेटिंग मटेरियल का बना रहेगा, जिसकी वजह से हीट जो है वो अंदर का हीट बाहर पास नहीं होगा, अंदर का अंदर हीट जो है वो मेंटेन रहेगा, या उसको हम लोग कांस्टेंट हीट मेंटेन करने के लिए ये वाला टेक्निक यूज कर सकते हैं। इट हैविंग कंट्रोलिंग नॉब्स होते हैं, जिससे हम लोग टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो, हीटिंग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, या टाइम भी एडजस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, इसमें डोर रहेगा, इसके अंदर शेल्फ्स रहेंगे, परफोरेटेड शेल्फ्स रहेंगे, एंड हीटिंग कॉइल्स एट द बॉटम। जो बॉटम वाला शेल्फ है वहां पर जो है वो हीटिंग कॉइल सिचुएटेड रहेंगे। बॉटम वाले शेल्फ्स में हीटिंग कॉइल्स रहेंगे, मतलब इट इज वर्किंग ऑन द ड्राई हीट, वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ड्राई हीट। ड्राई हीट मतलब क्या होता है, हीटिंग कॉइल्स जो प्रेजेंट होते हैं एट द बॉटम ऑफ दिस इक्विपमेंट्स, जैसे हम लोग इसको ऑन करेंगे और टेम्परेचर एक सेट करेंगे, जैसे हमने सेट किया 150 डिग्री सेल्सियस या 200 डिग्री सेल्सियस, तो 200 डिग्री सेल्सियस पे वो कॉइल हीट होना स्टार्ट होगी, और बॉटम में जो कॉइल हीट होगे ये जो वॉल ये डोर है वो लगा रहेगा। अंदर का मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे काम करता है। तो अंदर के अंदर क्या होगा, एयर जो भी प्रेजेंट रहेगा विद इन अ चेंबर, इनसाइड द चेंबर, इट गॉट हीटेड बाय हीटिंग कॉइल्स। हीटिंग कॉइल की वजह से क्या होगा कि अंदर का जो एयर है वो हीट हो जाएगा, दैट इज now we are calling that is a hot air, that we call a hot air। जो अंदर का एयर है वो नॉर्मल एयर नहीं रहेगा, वो हीटेड एयर हो जाएगा, that we call a hot air।
एक्सक्यूज मी। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे हॉट एयर ओवन की। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ हीटिंग कॉइल एट द बॉटम, इट्स सब्जेक्टेड फॉर हीटिंग ऑफ द एयर। और जो हॉट एयर रहेगा, फिर वो जो हॉट एयर है वो ट्रैवल करेगा टुवर्ड द अपवर्ड, एंड ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जो भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग इसके अंदर रखेंगे, लाइक ग्लासवेयर्स है या कुछ चीजें जिसको हम लोग मेक इट फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स करना है, वो परफोरेटेड शेल्स के ऊपर रखा जाएगा। परफोरेटेड मतलब के लाइक इट विल हैविंग अ नेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। परफोरेटेड मतलब कि नेट लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, जिसके थ्रू जो है वो हॉट एयर जो पास हो सकता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सॉरी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, क्योंकि बॉटम में हीटेड एयर रहेगा, वो ट्रैवल करेगा टुवर्ड द अपवर्ड साइड, and during which it exposed to all the objects which are present or which are kept in the shells, and that are able to kill the microbes when it come in contact with that of the object. Heated air जब काम मतलब कांटेक्ट में आएगा ये ऑब्जेक्ट के, तो उसके ऊपर के जो भी माइक्रोब्स रहेंगे उसको किल कर देगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर के माइक्रोब्स को सॉरी किल कर देगा। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस हॉट एयर ओवन। नाउ विल सी ऑल द स्पेसिफिकेशन। तो ये जो मैकेनिज्म है हॉट एयर ओवन, ये ड्राई हीट के ऊपर काम करता है, मतलब कहीं पे इसमें मॉइस्चर नहीं आया है। हीटेड एयर जो है वो यूज किया जाएगा फॉर स्टरलाइजेशन पर्पस, फॉर डिसइंफेक्शन पर्पस। तो ये जो कील एक्चुअली इट किल्स बाय ऑक्सीडेशन इफेक्ट, मतलब हीटेड एयर की वजह से जो माइक्रोब्स हैं उसमें जो ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो कील हो जाते हैं, या उनका ऑक्सीडेशन होकर के वो कील हो जाते हैं। The oven is utilized for dry heat to sterilize the articles, जैसे ग्लासवेयर है, इंजेक्टेबल है, सिरिंजेस है, इसको हम लोग स्टरलाइज कर सकते हैं। ऑपरेटेड बिटवीन द 15 to 200 और 300 डिग्री सेल्सियस, यहां तक का हम लोग टेम्परेचर उसको बढ़ा सकते हैं। इसमें अगर कोई चीज को आपको स्टरलाइज करना है, मेक इट फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स करना है, तो होल्डिंग पीरियड इज 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर इज डिजायरेबल। मतलब अगर फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स करना है तो उसको 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर 1 घंटे तक, 1 आवर तक उसको जो है वो ऑब्जेक्ट को अंदर रखना पड़ेगा इन अ ओवन, इन अ हॉट एयर ओवन, सो दैट इट विल बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ये डिजायरेबल है, मतलब कि ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है, या इतना रिक्वायर्ड है। इतना टाइम के लिए अगर रखते हो आप तो हो सकता है कि अश्योर रहेगा कि इट विल बिकम फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। नेक्स्ट, देयर इज अ थर्मोस्टेट कंट्रोलिंग द टेम्परेचर। थर्मोस्टेट की जरूरत होती है क्योंकि अगर हमको एट अ पर्टिकुलर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो वहां पे टेम्परेचर कंट्रोल रहना चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं कि 160 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर के लिए हमको उसको रखना है, तो ड्यूरिंग दैट 1 आवर द टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट एट 160 डिग्री सेल्सियस, शुड नॉट गेट ड्रॉप बिलो 160, शुड नॉट गेट रेज अबव 160, ठीक है। तो इसके लिए अगर वो ड्रॉप या रेज होता है इन केस टेम्परेचर, तो वहां पे हो सकता है कि जो कंट्रोलिंग, जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम है दैट वी कॉल थर्मोस्टैट्स, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जो आपका प्रोसीजर है या जो आपका डिजायर पीरियड ऑफ टाइम हीटिंग होल्डिंग टाइम था वो प्रॉपर नहीं मेंटेन होगा, जिसकी वजह से स्टरलाइजेशन में भी इफेक्ट या इश्यूज आएंगे, या प्रॉपर किलिंग ऑफ माइक्रोब्स नहीं होगा, ये हो सकता है। इसके लिए
थर्मोस्टेट जो है बहुत जरूरी होते हैं, दे आर गोइंग टू बी इनबिल्ट इन द यूनिट, ये यूनिट के अंदर वो इनबिल्ट ही होते हैं। जैसे आप देखोगे हम लोग जो आयरन करते हैं, प्रेस जो होती है आयरन, उसमें भी कंट्रोलिंग नॉब्स होते हैं, आप पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको सेट करो तो उतना ही वो हीट अप होता है, ठीक है। लाइक सेम थर्मोस्टेट्स आर प्रेजेंट इन अ हॉट एयर ओवन। नेक्स्ट वो जो होता है डबल वॉल रहेगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि डबल वॉल रहेगा, इंसुलेटेड मटेरियल उसके अंदर रहेगा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द हीटिंग और हीट लॉस। यूजेस क्या क्या होते हैं, ये जो हॉट एयर ओवन है दैट इज यूज्ड टू स्टरलाइज द फोर्सेप्स, सीजर्स, स्कैल्पेल, ये सर्जिकल्स होते हैं, इसको कील करने के लिए इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हम लोग कोई लाइक फॉर एग्जांपल कोई केमिकल यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, जस्ट बाय हीटिंग द एयर दैट वी कॉल हॉट एयर, हम माइक्रोब्स को कील किए जा रहे हैं, दैट इज बाय यूजिंग अ हीट एंड पर्टिकुलरली ड्राई हीट। ये आपको यहाँ पे ध्यान में लेना है। तो कुछ जो केमिकल्स होते हैं जैसे कि लिक्विड पैराफिन है, डस्टिंग पाउडर है, इसको भी हम लोग अगर हमने रखा हॉट एयर ओवन के अंदर तो उसको भी मेक इट फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स को बना देगा, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग हॉट एयर ओवन का यूज कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट को स्टरलाइज करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए। इट इज नॉट सुटेबल फॉर हेवी मटेरियल लाइक फॉर एग्जांपल मैट्रेसेस, जो जैसे आप हॉस्पिटल में देखते हो कि हॉस्पिटल पे बेड पे जो मैट्रेसेस होते हैं उसको अगर फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स करना है तो दिस ओवन इज नॉट सफिशिएंट, मतलब उतना स्पेस भी नहीं होता है और हो सकता है कि वो बर्न हो जाए या फायर कैच कर ले, तो इसके लिए ये नॉट सुटेबल फॉर हेवी मटेरियल लाइक फॉर एग्जांपल मैट्रेसेस। एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों भी देखा। अभी ड्राई हीट में हमने देखा था फर्स्ट वाला हॉट एयर ओवन, या हीट में हमने देखा था ड्राई हीट में हॉट एयर ओवन एंड द इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मतलब कि आप देख रहे हो कि जो जैसे कि इनोकुलेटिंग नीडल वगैरह होते हैं, इनोकुलेटिंग लूप हमने जो यूज किया था, तो उसको हम लोग डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर बर्न करते हैं। मतलब जो फ्लेम रहेगा, फ्लेम के ऊपर कोई चीज को अगर आप बर्न कर रहे हो तो वो भी एक लाइक मेथड होता है, दैट इज फॉर डिसइंफेक्शन। मतलब ये यहाँ पे भी ड्राई हीट का एक वी कैन से दैट एग्जांपल रहेगा कि हम लोग ड्राई हीट यूज करके ही स्टरलाइज करें। जैसे मेटल वायर है, मेटल नीडल है, तो इनको हम लोग डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर बर्न करके मेक इट फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स कर सकते हैं, दैट वी कॉल इंसिनरेशन, दैट वी कॉल इंसिनरेशन। इनोकुलेटिंग लूप्स है, वायर्स है, या टिप्स ऑफ फोर शेप्स है, स्पैचुला है, ये सब चीजें जो है दे आर बीइंग हेल्ड ऑन अ बंसन फ्लेम। बंसन फ्लेम मतलब जो बर्नर होता है लैब में हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बंसन बर्नर, और उसका जो फ्लेम रहेगा दैट इज कॉल्ड बंसन फ्लेम, बंसन बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो ये जो है वो टिल रेड हॉट होने तक हम उसको हीट करते हैं तो वो फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स हो जाता है। ये इंसिनरेशन हो गया या फ्लेमिंग हो गया, ये भी ड्राई हीट का ही पार्ट होता है। कहीं पे हम लोग यहाँ पे मॉइस्ट हीट यूज नहीं कर रहे। इंसिनरेशन में जहाँ पे लार्ज स्केल पे यूज किया जाएगा, जैसे कि फर्नांस होते हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा है कि फर्नांस है जो कि बर्निंग पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, या बर्न करके माइक्रोब्स को या ऑब्जेक्ट्स को फ्री कर दिया जा रहा है फ्रॉम द माइक्रोब्स। लाइक this is an excellent method for destroying the materials such as in contaminated cloths है, animal carcasses है, या pathological materials है, इसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए बेस्ट मटेरियल होता है कि उसको बर्न कर दिया जाए, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल आपको बोलना चाहूँ कि पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन मतलब कि जो ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, उसको हम लोग कहीं पे भी ऐसे डिस्कार्ड नहीं करते हैं। उसका एक प्रॉपर मेथड होता है कि उसको पहले डिसइंफेक्ट किया जाएगा और उसके बाद में उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां से डिसीज स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं, इसलिए प्रॉपर स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन की करने की जरूरत होती है। लाइक ये भी एक मेथड होता है कि हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है, जैसे कि कंटामिनेटेड बैंडेजेस है, कंटामिनेटेड जैसे सर्जिकल ऑपरेशन होने के बाद लाइक जो भी उसके अंदर चीजें यूज होती है, स्टेराइल कॉटन है कंटामिनेटेड विद द ब्लड एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड लाइक बैंडेजेस है, पैड्स, ये सब चीजें जो होती है इसको बर्न करके भी हम लोग सेफ बना सकते हैं। बर्न करने के बाद में डेफिनेटली वो ऑब्जेक्ट तो बचेंगे नहीं बाकी। आई मीन टू से कि जो चीजें हैं जिसको हम लोग फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स बना रहे हैं वो कंप्लीटली बर्न हो ही जा रही है। इसका मतलब वो चीजें तो लास्ट में मिलने वाली नहीं है, वो तो बर्न हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक पर्पज सॉल्व हो जाएगा कि वो जो कंटेमिनेटेड चीजें थी जिससे इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस थे, अगर वो दूसरे के कांटेक्ट में आती तो वो चीजें बर्न होने की वजह से साथ ही साथ उसके साथ माइक्रोब्स भी बर्न हुए जा रहे हैं। इसका मतलब दैट इज मेकिंग फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, नो डाउट, बट दीज ऑब्जेक्ट्स आर अगेन बीइंग बर्निंग, तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। हमारा पर्पस तो सॉल्व हो रहा है कि जो क्रॉस कंटेमिनेशन एंड जो इन्फेक्शन स्प्रेडिंग वाली चीजें थी वो बर्न होके खत्म हो गई है, उसके साथ ही साथ उसके माइक्रोब्स भी खत्म हो गए, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, नॉट एन इशू, नॉट एन मेजर इशू, ठीक है। उसमें बहुत सारा हमारा लॉस होगा ऐसे नहीं है, वो चीजों को प्रॉपर डिस्पोजल वहां पे हो जाएगा, प्रॉपर
बर्निंग की वजह से वो प्रॉपर उसका डिस्पोजल हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द वे वी कॉल इंसिनरेशन। ये हो गया ऑल अबाउट दी ड्राई हीट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द मॉइस्ट हीट। हीट में दो टाइप हमने देखे थे, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में हमने देखा था ऑटोक्लेविंग एंड पास्चराइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल जो डिस्कस कर रहे हैं वो मॉइस्ट हीट, उसमें पर्टिकुलरली जो पास्चराइजेशन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज कैरिड आउट विद द फॉलोइंग मेथड्स। एक होता है टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, वी कॉल अ पास्चराइजेशन। मतलब मॉइस्ट हीट अप्लाई किया जाएगा माइक्रोब्स को कील करने के लिए, लेकिन टेम्परेचर जो उसका है अगर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस है, द मेथड वी कॉल अ पास्चराइजेशन। इसको हम लोग डिस्कस करने वाले पास्चराइजेशन, जिसमें इवन बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी हम लोग माइक्रोब्स को कील कर सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली द मेथड, और ये नॉर्मली पास्चराइजेशन ये मिल्क के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे बड़े बड़े जो मिल्क प्रोडक्ट्स, या वी कैन से दैट द डेयरी जो होती है, डेयरी एंड फार्मिंग्स होते हैं जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी एंड लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क टू बी हैंडल। अगर जैसे फॉर एग्जांपल घर में हम लोग जो मिल्क हैंडल करते हैं या उसको ला करके बॉईल कर देते हैं, नॉर्मली स्टील फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स कर देते हैं, मतलब सेफ हो जाता है वो, फिर जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होता, या उसका जो है डिस्ट्रक्शन या क्या बोलेंगे उसका स्पॉइलेज जो है, मिल्क का स्पॉइलेज वो जल्दी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो भी ये मार्केट से लेकर आने के बाद में या डेयरी से लेकर आने के बाद हम उसको क्या करते हैं, नॉर्मली हाउस होल्ड पर्पज में ये रहेगा कि हम लोग उसको बॉईल कर देते हैं। लाइक इट में भी क्वांटिटी मैक्सिमम कितना होता है, 1 लीटर 2 लीटर लाइक दैट, ठीक है, हमारे डेली यूज के लिए। लेकिन यही चीज अगर हम लोग डेयरी में बात करते हैं, डेयरी में जहाँ पे बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ मिल्क इज टू बी हैंडल, तो इसको हम लोग बॉईल नहीं कर सकते ना, इतना बड़ा क्वांटिटी में बॉईल कैसे करेंगे, वो कब बॉईल होगा, उसमें जो मैकेनिज्म्स यूज होंगे या हीट कंजम्पशन जो होगा या फ्यूल कंजम्पशन होगा, बहुत ज्यादा वो कॉस्टली चीजें हो सकती है। तो उसके लिए जो मेथड होता है पास्चराइजेशन होता है, जहाँ पे हम लोग बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे मिल्क को फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स बना देते हैं, जिसमें स्पॉइलेज ऑफ मिल्क के चांसेस कम हो जाते हैं या मिल्क जो है थोड़ा सा सेफ हो जाता है। तो कैसे होता है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं, बट दैट वी कॉल अ पास्चराइजेशन। नेक्स्ट, टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं। ओपन वेसल में कोई वाटर हमने लिया है और उसको हम लोग बॉईल कर रहे हैं, तो बॉइलिंग जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है, उसके आगे टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। अगर वाटर अपने लिया है उसको बॉईल कर रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उसके ऊपर उसका टेम्परेचर नहीं जाता है। और ऐसे बॉइलिंग वाटर के अंदर आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स डाल दिया है, दैट इज टू मेक इट फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, तो उसको बोला जाएगा स्टरलाइजेशन या मॉइस्ट हीट कैरिड आउट एट 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज बाय बॉइलिंग, दैट इज बाय बॉइलिंग। नेक्स्ट जो रहेगा स्टीम अंडर प्रेशर या स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वी कॉल आर्नोल्ड स्टीमर है या क्वाच स्टीमर है। ये एग्जांपल हम लोग देखने जा रहे हैं जहां पे हम लोग स्टीम को एक्सपोज करेंगे विद द ऑब्जेक्ट, बट एट द नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही हम लोग उसको एक्सपोज करेंगे। नेक्स्ट, स्टीम अंडर प्रेशर, दैट इज द ऑटोक्लेविंग, दैट इज द ऑटोक्लेविंग, स्टीम अंडर प्रेशर। तो जो है मॉइस्ट हीट का ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बोलना चाहे तो मॉइस्ट हीट हम लोग इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी मॉइस्ट हीट अप्लाई की जा सकती है। एट 100 डिग्री सेल्सियस जैसे कि बॉइलिंग हो गया, वो भी मॉइस्ट हीट का ही एक टाइप रहेगा, या अप्लाई की जाएगी। स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी एक वन ऑफ द टाइप है मॉइस्ट हीट अप्लाई करने का, जिसमें फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स बनाया जाएगा। एंड स्टीम अंडर प्रेशर, दैट इज अगेन वन ऑफ द मेथड फॉर एप्लीकेशन एज अ मॉइस्ट हीट in order to make it free from microbes। तो ये इसमें से वन बाय वन हम लोग देखने जा रहे हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द पास्चराइजेशन, जो कि बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे अप्लाई किया जाएगा। पास्चराइजेशन भी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है कि पास्चराइजेशन नॉर्मली वी आर अप्लाइंग फॉर मिल्क, प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ पैथोजेंस इन द मिल्क बट डज नॉट स्टरलाइज इट। मतलब जो माइक्रोब्स है नॉर्मली जो स्पॉइलिश करने वाले जो माइक्रोब्स है, उतने माइक्रोब्स को तो नॉर्मली कील कर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स बना दे, बट उसको सेफ तो बना देगा, ठीक है। And it is economic and cheap and easier method and convenient method for disinfecting the milk, pasteurization. So this is called as pasteurization. Milk is, अभी इसमें देखिए, milk is heated at 63 degree Celsius for 30 minutes. मतलब 63 तो already ये below 100 ही है, 63 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट कर रहे हैं मिल्क को, एंड दैट इज फॉर 30 मिनट्स। तो ये एश्योर करता है कि उसके अंदर जो भी स्पॉइलिश करने वाले माइक्रोब्स है वो कील हो जाएंगे एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, फॉर हाफ एन आवर, 30 मिनट्स। तो इसको बोला जाता है होल्डर मेथड, इसको बोला जाता है होल्डर मेथड। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, 63 डिग्री सेल्सियस पे उसको होल्ड कर रहे हैं एट दिस कांस्टेंट टेम्परेचर, वी आर होल्डिंग फॉर 30 मिनट्स, वी आर होल्डिंग फॉर 30 मिनट्स। इसका मतलब इसको रहेगा, इसको बोला जाएगा होल्डर मेथड, इसको बोला जाएगा होल्डर मेथड। ये एक मेथड है। दूसरा रहेगा
रैपिड है, ये रैपिड कूलिंग इसमें किया जाता है। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मिल्क को क्या करेंगे, पहले एट 72 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करेंगे फॉर, एंड वी आर होल्डिंग फॉर 15 to 20 सेकेंड्स ओनली। मतलब ये जो मेथड है, दिस इज कॉल्ड अ फ्लैश मेथड। पहला वाला जो था वो होल्डर मेथड था, जिसमें हम लोग होल्ड करके रख रहे हैं फॉर 30 मिनट्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एट 63 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा जो है वो फ्लैश मेथड है। फ्लैश मतलब, फ्लैश का मीनिंग ये होता है कि बहुत फास्ट जो चीजें हो जाती है, ठीक है, उसको बताया है फ्लैश। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 72 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं जस्ट फॉर 15 to 20 सेकेंड्स। और उसके बाद में उसको रैपिड कूलिंग कर रहे हैं, बहुत फास्ट रेट से उसको कूलिंग किया जा रहा है टू 13 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री सेल्सियस। तो ये होता है फ्लैश मेथड। मतलब क्या किया हमने, 72 पे उसको लाइक 15 सेकंड्स के लिए हीट किया और रैपिडली उसको बाद में फिर कूल कर दिया टिल 13 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, हो रहा है कि एक्सट्रीम चेंजेस इन टेम्परेचर कंडीशन, एक्सट्रीम चेंजेस इन टेम्परेचर कंडीशन। जैसे 72 से डायरेक्ट 13 पे आ गया, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि वहां पे जो माइक्रोब्स है वो ये सारी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दे आर नॉट एबल टू बियर दिस रैपिड चेंज एंड सडन चेंज इन द टेम्परेचर कंडीशन इन द मिल्क। तो ड्यू टू एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे आर बीइंग किल्ड आउट। ठीक है, मतलब ये सडन जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर का फ्लैश मेथड की वजह से, तो ये रैपिड और सडन चेंज माइक्रोब्स अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो कील हो जाते हैं। तो ये भी एक एडवांटेजेस मेथड है कि इसमें कम टाइम में विदिन फ्यू मिनट्स द मिल्क गेट्स स्टरलाइज्ड एंड इट मे बी एप्लीकेबल फॉर अ लार्ज स्केल। जैसे डेयरीज वगैरह में ये सारी चीजें अप्लाई की जा सकती है। और इसमें जो है वो हम लोग जो रैपिड मेथड हम लोग इसको बोला जाएगा, या इकोनॉमिकल मेथड रहेगा, कन्वीनियंट मेथड रहेगा फॉर द लार्ज स्केल। नेक्स्ट जो है स्टीम स्टरलाइजेशन के लिए, ये जो हमने देखा अभी पाश्चराइजेशन, ये बिलो 100 डिग्री सेल्सियस वाला था। दूसरा जो है वो बॉइलिंग मेथड है, वी कॉल एट 100 डिग्री सेल्सियस। थर्ड जो मेथड है वी कॉल अ स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसमें हम लोग नॉर्मली जो है वो अर्नोल्ड स्टीमर जिसमें यूज किया जाता है। जो आपको इमेज दिख रहा है राइट टॉप कॉर्नर में, ये जो है वो इमेज है अर्नोल्ड स्टीम स्टरलाइजर का, अर्नोल्ड स्टीम स्टरलाइजर, जो कि नॉर्मली नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसी के ऊपर काम करता है। नॉर्मली एक जस्ट क्लोज सिस्टम रहेगा। जैसे हमारा जो हम लोग बोले कि हम लोग बॉइलिंग कर रहे हैं वाटर को इन ओपन वेसल, ये एक चीज हो गया बॉइलिंग वाला। अगर वही वेसल को ऊपर आप कुछ लीड या कुछ ढक्कन या कुछ ऐसा कुछ प्लेट वगैरह ऐसा कुछ उसके ऊपर ढक दो, जिसमें जो नॉर्मली आपका जो ओपन वेसल था इसको आपने जस्ट क्लोज कर दिया जस्ट बाय प्लेसिंग अ लीड, और जस्ट बाय प्लेसिंग वन ऑफ द फ्लैट प्लेट सरफेस ऐसा कुछ उससे उसको ढक दिया, तो क्या हो जाएगा, वो प्रेशर कुकर जैसा तो नहीं होगा डेफिनेटली, बट इट ओनली वर्क्स स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टीम वहां पे फॉर्म हो गया, स्टीम एक्सपोज हो गया, ऐसा हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो उसी तरह का जो एग्जांपल है दिस वन वी कॉल अर्नोल्ड स्टीम स्टरलाइजर, जिसमें हम लोग स्टीम दे करके या ये जो है वो स्टीम यूज करके ऑब्जेक्ट्स को स्टरलाइज किया जाएगा, बट एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसका इट कंसिस्ट ऑफ टीन कैबिनेट का वो बना रहेगा, हैज अ कोनिकल लीड एनेबल फॉर ड्रेनेज ऑफ द कंडेंस स्टीम। आप देख सकते हो कि उसके टॉप में जो उसका जो रूफ है या जो लीड बना हुआ है वो थोड़ा कोनिकल शेप का है। और जैसे घर के ऊपर रूफ होता था, पहले घर जो होते थे उसमें जो रूफ होता था जिसमें से वाटर अच्छे से ड्रेन हो जाए, तो ये यहाँ पे जो कोनिकल लीड रखा गया है दैट इज फॉर एनेबलिंग अ ड्रेनेज ऑफ द कंडेंस स्टीम, क्योंकि स्टीम ये चेंबर के अंदर स्टीम फॉर्म होते हैं, और जैसे वो स्ट्राइक होंगे टू द रूफ ऑफ द चेंबर या टू द रूफ ऑफ दिस स्टीम स्टरलाइजर, तो रूफ पे जाके या लीड पे जाकर वो कंडेंस हो जाएंगे। मतलब दे आर बीइंग फॉर्मिंग अ लिक्विड ड्रॉपलेट्स, और जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स है वो फिर से चेंबर के अंदर ही एंटर होना चाहिए, ड्रेन इनसाइड द चेंबर होना चाहिए। इसके लिए कोनिकल लीड वहां पर या स्पेशल टाइप ऑफ शेप टू बी गिवन टू दैट ऑफ दिस लीड इट हैज बीन गिवन। समझ में आ रहा है? तो ये उसका कंपोजिशन रहेगा, ये कंस्ट्रक्शन रहेगा, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं। प्रिफरेबली या perforated trays above ensure the materials are surrounded by steam। जैसे कि इसके अंदर जो है हम लोग परफोरेटेड प्लेट्स या परफोरेटेड ट्रेज हम लोग रख सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स रखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा था कि हॉट एयर ओवन में परफोरेटेड लाइक शेल्स बने हुए थे ऑलरेडी, तो उस तरह के अगर परफोरेटेड कुछ सेपरेटर्स यहाँ पे अगर हम लोग को मिल जाते हैं
तो जिसकी वजह से जो वो एक साथ ऑब्जेक्ट डंपिंग नहीं होगा, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हमने एक साथ उसके अंदर भर दिया ऐसे ही, तो ये इंश्योर नहीं रहेगा कि उसमें प्रॉपर सलाइजेशन हो या सभी जगह जाकर के स्टीम एक्सपोज हो। तो उसके लिए बेटर होता है कि परफोरेटेड ट्रेज अगर हम लोग उसमें रख दे एक से ज्यादा, वन अबाउट दी अदर, और उसके अंदर अच्छे से अरेंज करके मटेरियल रखे, तो सारे ऑब्जेक्ट्स पे स्टीम जो है वो रीच होगा, सारे ऑब्जेक्ट्स को जाकर के स्टीम अच्छे से स्टरलाइज कर देगा, कहीं पे डेड स्पॉट्स क्रिएट नहीं होंगे, या कहीं पे डेड स्पॉट नहीं रहेंगे कि जहाँ पे स्टीम जो है वो रीच नहीं हुआ है और माइक्रोब्स को कील नहीं कर पाया, ऐसा नहीं होगा। Due to the perforated trays at each and every corner of this chamber, या each and every corner of this sterilizer, the steam can reach and are able to kill the microbes from that particular object. तो ये पॉसिबल होगा, ये एफिशिएंसी उसका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, फॉर अ रूटीन स्टरलाइजेशन एक्सपोज फॉर 90 मिनट्स, ये जिसका जो टाइमिंग रहेगा वो 90 मिनट्स के लिए स्टीम को एक्सपोज किया जाएगा। मीडिया कंटेनिंग शुगर, जिलेटिन एक्सपोज, जिलेटिन्स जैसे कि सॉलिड अगार मीडिया है, जिलेटिन है, ये सब चीजें हम 100 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स के लिए उसको 3 सक्सेसिव डेज के लिए उसको स्टरलाइज कर सकते हैं। ये प्रोसीजर रहेगा बाय यूजिंग स्टीम स्टरलाइजर एंड प्रोसेस ऑफ टर्मिनल टर्म एज स्टिंडलाइजेशन है, या चलो ठीक है। नेक्स्ट जो है होता है वो ऑटोक्लेविंग, स्टीम अंडर प्रेशर। तो यहाँ पे हम लोग इसको कंपेयर करेंगे दैट इज विद द प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर आप देख सकते हो, इसका जो कंपोजिशन रहेगा इट्स समवॉट लार्ज चेंबर। नॉर्मली इसका जो हाइट होता है नॉर्मली 3 फीट वगैरह समथिंग होता है, 3 फीट का इसका हाइट रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर वर्ल्व रहेगा, या वर्ल्व वी कॉल, जैसे कुकर में होता है देखिए सेफ्टी वर्ल्व वी कॉल, उसका जो विसल होता है उसी तरह का यहाँ पे भी वर्ल्व रहेगा। In addition to that, there is a presence of an pressure gauge, which can able to maintain, which are able to measure the pressure inside the chamber या inside the autoclave. Autoclave के अंदर कितना प्रेशर बन रहा है ये भी उसके थ्रू जो है मेजर किया जा सकता है। उसके बाद इट इज मेड अप ऑफ एन मेटालिक चेंबर, मेटालिक चेंबर का बना रहेगा, रिजिड रहेगा, इंटरनली इट इज हॉलो, दैट इज टू प्लेस द ऑब्जेक्ट्स। ये उसका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ऑटोक्लेव का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ये इसको हम लोग सिंपल कोरिलेट कर सकते हैं विद आवर प्रेशर कुकर, जो घर में हम लोग कुकिंग के लिए यूज करते हैं, लाइक दैट इज वर्किंग ऑन द सेम स्टीम अंडर प्रेशर। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टीम अंडर प्रेशर एज आई टोल्ड, इन्वेंटेड बाय, चलो ठीक है 1879 में इन्वेंट हो गया था। ऑटोक्लेव कंसिस्ट ऑफ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, द लीड इज प्रोवाइडेड विद द प्रेशर गॉज to measure the inside the pressure as I told। और नॉर्मली इसमें क्या होता है, हम लोग स्टीम अंडर प्रेशर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है हम लोग इनिशियली उसके अंदर वाटर ही रखते हैं, जैसे प्रेशर कुकर के अंदर भी हम लोग वाटर रखते हैं, लेकिन जैसे उसका हीटिंग हो जाता है तो उसमें स्टीम्स भी बन जाते हैं। स्टीम जो हो गए वो स्टीम अच्छे से पेनिट्रेट कर पाते हैं टू द फूड मटेरियल। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेशर कुकर, लाइक सेम यहाँ पर जो रहेगा वो स्टीम फॉर्म होगी एंड इट एज इट इज अ क्लोज सिस्टम, तो जिसके अंदर जो है वो प्रेशर भी बन जाएगा, जिसकी वजह से सेफ्टी वाल्व से विसल भी हो सकता है। और जो हम लोग अर्नोल्ड स्टरलाइजर की बात कर रहे थे, अर्नोल्ड स्टीम स्टरलाइजर, तो उसके अंदर ऐसा कुछ प्रेशर नहीं बनेगा, बिकॉज दैट इज जस्ट अ क्लोज सिस्टम बट नॉट अंडर प्रेशर। मतलब प्रेशर अंदर नहीं बनेगा, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहेगा उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर की साइड रहेगा, ऐसा मुझे बोलना है। और यहाँ पर जो है बाहर का जो प्रेशर रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उससे कई ज्यादा प्रेशर या 15 पाउंड्स ऑफ प्रेशर इज टू बी क्रिएटेड इनसाइड दिस ऑटोक्लेव। मतलब ये जो रहेगा स्टीम तो फॉर्म हो रही है लेकिन साइड बाय साइड अंडर प्रेशर भी रहेगा, दैट्स व्हाई वी कॉलिंग स्टीम अंडर प्रेशर, स्टीम अंडर प्रेशर। और स्टीम जो है वो अच्छे से पेनिट्रेट कर पाती है, और अंडर प्रेशर अगर रहा तो और अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएंगी टू द माइक्रोब्स एंड दे आर एबल टू एफिशिएंटली किल द माइक्रोब्स। तो ऑटोक्लेविंग जो होता है ये जो है वो आई मीन टू से दैट इट किल्स अराउंड 95 to 99% ऑफ माइक्रोब्स, 95 to 99% ऑफ माइक्रोब्स को कील करने का काम जो है ऑटोक्लेविंग से हो सकता है। नेक्स्ट, सेफ्टी वर्ल्व इज प्रेजेंट। जो विसल, जैसे मैंने बोला प्रेशर कुकर में विसल रहेगा, वैसे यहाँ पर भी सेफ्टी वर्ल्व रहेगा कि अगर सपोज एक्सेस ऑफ प्रेशर क्रिएट होता है 15 पाउंड्स के ऊपर अगर प्रेशर जाएगा तो एक विसल वहां पे हो जाएगा और प्रेशर रिलीव होकर के 15 पे आके कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सेफ्टी वर्ल्व्स आर प्रेजेंट व्हिच परमिट टू एस्केप द स्टीम from the chamber if the pressure got raises than the normal values. Then articles are to be sterilized are placed in a basket provided inside the chamber. उसके बाद में sterilization is carried out under the pressure at 121 degree Celsius for 15 minutes. 15 pounds pressure भी रहेगा
और अंदर का जो टेम्परेचर है वो 121 डिग्री सेल्सियस तक का बढ़ सकता है। जैसे अगर हम लोग नॉर्मल वेसल में बॉइलिंग करते तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाएगा। नॉर्मल ओपन वेसल में वाटर को बॉईल करते हैं तो जो उसका टेम्परेचर है सिस्टम का वो 100 के ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर यही वाटर को हम लोग स्टीम अंडर प्रेशर जो कि ऑटोक्लेव है उसके अंदर ऐड करते और अच्छे से लाइक क्लोज करके क्लोज सिस्टम बना के स्टीम अंडर प्रेशर अगर करते तो वहां पर जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा टिल 121 डिग्री सेल्सियस, या टेम्परेचर को हम लोग रेज कर सकते हैं एट 121 डिग्री सेल्सियस तक। इसका मतलब ये रहेगा कि एट हाई टेम्परेचर the steams are producing and they are able to penetrate the microbes and able to penetrate the objects. ये उसका स्टैंडर्ड कंडीशन रहेगा। नेक्स्ट, स्टीम अंडर प्रेशर सैचुरेटेड स्टीम्स, ये अभी हम लोग सेम ऑटोक्लेव की बात कर रहे हैं, इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर डिसइंफेक्शन इन द हॉस्पिटल एंड लेबोरेटरीज। जो ऑटोक्लेव है ये हॉस्पिटल में नॉर्मली होता है, जहां पे जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं नॉर्मली उसका ऑटोक्लेविंग किया जाता है, मे बी 1 or 2 times किया जाता है बिफोर इट्स यूज फॉर सर्जिकल पर्पस, क्योंकि उसका अश्योर हो जाए कि इट इज मेकिंग फ्री फ्रॉम कंप्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। उसके लिए यही इंस्ट्रूमेंट, यही एपरेटस यूज किया, इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, दैट वी कॉल ऑटोक्लेविंग। ठीक है, तो उसके अंदर लाइक स्टीम्स प्रोड्यूस होंगी और ये जो आर्टिकल्स है लाइक फोरशेप्स है, सीजर्स है, कार्पेल्स है, ये सारी चीजें जो है वो प्लेस की जाएगी और उसको स्टरलाइज किया जाएगा। स्टीम अंडर प्रेशर कैन बी पेनिट्रेट बेटर देन ऑर्डिनरी स्टीम एज आई टोल्ड। ठीक है, thus the sterilization is more effective. When steam under pressure come in contact with the material to be sterilized, immediately it gives a latent heat of sterilization. ये हो गया हीट वाला, या फिजिकल मेथड में हीट। दूसरा जो था रेडिएशन, फिजिकल मेथड में रेडिएशन भी है, वो आगे हम लोग देखने वाले। स्टीम अंडर प्रेशर इज अ मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर डिसइंफेक्शन फॉर लिनेंस, ग्लोव्स, ड्रेसिंग, syringes and certain instruments like glass apparatus and culture media, ये सब के लिए steam under pressure जो है वो suitable होता है। Next, this method should not be used for sterilization of the plastic and sharp instruments. प्लास्टिक को अगर हम लोग उसमें करते तो वो मेल्ट हो सकता है, प्लास्टिक को स्टरलाइज करेंगे ऑटोक्लेविंग में तो मेल्ट हो सकता है, इसलिए नॉट सुटेबल फॉर प्लास्टिक्स। Articles which have been sterilized by autoclaving should not be exposed to the environment before use as they may get contaminated. मतलब कि एक चेंबर में हमने उसको या ऑटोक्लेविंग उसका कर दिया है तो उसी में उसको रख दिया जाएगा, उसी के अंदर रखा जाएगा जब तक कि उसका यूज नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अगर हमने स्टीम कुछ एपरेट जैसे सर्जरीज के लिए जो एपरेटस या इक्विपमेंट यूज करना है, इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, उसको हमने स्टरलाइज किया सर्जिकल्स, और उसको बाहर निकाल के हम लोग नहीं रख सकते। ठीक है कि भाई अभी हमने स्टरलाइज तो कर लिया, उसको बाहर रख दो, फिर थोड़ी देर बाद या थोड़े दिनों बाद उसको यूज करेंगे, ऐसे नहीं। स्टरलाइज कर दिया, उसी में रहने दो ताकि वो बाहरी एक्सपोजर एनवायरमेंट को एक्सपोज ना हो, और जब उसका यूज रहेगा डायरेक्टली वहां से लेकर के उसको यूज किया जाएगा, ऐसे मुझे बोलना है। ठीक है, मतलब उसी को जो ऑब्जेक्ट स्टरलाइज किए गए हैं ऑटोक्लेव के बाद शुड नॉट बी एक्सपोज टू द एनवायरमेंट बिफोर इट्स यूज, दे मे गेट कंटामिनेटेड, कंटामिनेशन उसका हो सकता है। अभी ये हो गया मॉइस्ट हीट के बारे में। नेक्स्ट जो है वो हीट में दूसरा था, फिजिकल मेथड में हीट एक था जिसमें हमने दोनों मेथड अभी यहाँ पे देखे हैं, दैट वाज अ ड्राई हीट एंड अ मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में एग्जांपल हमने देखा है हॉट एयर ओवन का और इंसिनरेशन का, जो कि बर्निंग था, बर्निंग बाय फ्लेमिंग। दूसरा जो था मॉइस्ट हीट, मॉइस्ट हीट में हमने 4 तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ये देखा पास्चुराइजेशन से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस जो कि बॉइलिंग है, जो कि कॉमन मेथड है। देन स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसमें आर्नोल्ड स्टरलाइजर का हमने एग्जांपल देखा था, आर्नोल्ड स्टीम स्टरलाइजर। एंड लास्ट वाला जो था स्टीम अंडर प्रेशर, इसमें हमने ऑटोक्लेविंग का एग्जांपल इसमें हमने देखा है। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड द फिजिकल मेथड में हीट तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज द रेडिएशंस। रेडिएशन में आयनाइजिंग रेडिएशंस, तो स्टरलाइजेशन बाय आयनाइजिंग रेडिएशन इज न्यूअर technique and it is being increasingly used by sterilization of bandages, dressing, surgicals, instruments and catguts. इसके लिए नॉर्मली रेडिएशंस, क्योंकि यहाँ पे कोई मॉइस्चर की या ड्राई हीट डायरेक्टली हीटिंग वाले जो हीट सेंसिटिव जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए हम लोग आयनाइजिंग रेडिएशन या रेडिएशन वाला मेथड यूज कर सकते हैं, दो इट इज कॉस्टली वन, दो इट इज नॉट कन्वीनियंट वन, दो फॉर दिस पर्पस वी हैव टू यूज सम सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स। इसके लिए जो है वो सोफिस्टिकेटेड चेंबर्स एंड इक्विपमेंट्स लगते हैं आयनाइजिंग रेडिएशंस या आयनाइजिंग रेडिएशंस को एक्सपोज करने के लिए या ये मेथड यूज करने के लिए। दो इट इज कॉस्टली वन, बट इट इज सेफर साइड और सेफ फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच गॉट
distracted or which having some other physical changes by using a dry or moist heat, उसमें जो चीजें नहीं कर पाते यहाँ पे हम लोग आयनाइजिंग में कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट, the agent used for this purpose includes infrared radiations which are electrically heated elements. उसके बाद में अल्ट्रावायलेट, यूवी लाइट, सनलाइट भी हम लोग यूज कर सकते हैं, मर्क्यूरी लैम्प जिसका रहेगा, आयनाइजिंग रेडिएशंस, आयनाइजिंग आइसोटोप्स सच एज एक्स रेज बाय और एक्स रेज भी हम लोग यूज, ये सब रेडिएशंस इसमें हम लोग आयनाइजिंग में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, ठीक है, ये सब जो एग्जांपल्स हैं वो लाइक फॉर एग्जांपल रेडिएशंस के हैं. यूवी लाइट जो होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट नॉर्मली सनरेज में भी होता है, अगर उसका डिफ्रैक्शन कर दिया गया जाए तो इन दैट केस इट मे लीड्स टू अ फॉर्मिंग अ वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशंस. उसमें से कुछ जो है वो यूवी रेज भी रहेगा. नाउ नेक्स्ट, द मटेरियल टू बी स्टरलाइज. हम लोग आयनाइजिंग रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, तो मटेरियल जो स्टरलाइज, जिसको स्टरलाइज करना है, दैट इज टू बी पुट इन अ पॉलिथीन बैग्स एंड व्हिच आर देन एक्सपोज्ड टू द रेडिएशंस. आप देख रहे हो कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कि जो मटेरियल जिसको स्टरलाइज करना है उसको प्लास्टिक बैग में हमने पैक कर दिया है. नाउ दीज रेडिएशंस, और उसके बाद में उसको रेडिएशंस को एक्सपोज किया. दीज रेडिएशंस हैव स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन पावर विद लिटिल और नो हीट इफेक्ट. मतलब यहाँ पे हीटिंग वाला पार्ट नहीं रहेगा. हीटिंग नहीं होगा तो हीट सेंसिटिव जो भी मटेरियल हीट से जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मटेरियल, उसके लिए सुटेबल मेथड रहेगा. ठीक है, हमको माइक्रोब्स को किल करना है, मटेरियल को डिस्ट्रक्ट नहीं करना है. सो दैट इज सुटेबल वन. द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट द मटेरियल रिमेन्स स्टेराइल अंटिल द बैग्स आर ओपन. मतलब हमने क्या किया था, जो मटेरियल को स्टरलाइज करना था उसको पहले ही हमने क्या कर दिया था, पैक कर दिया था इन पॉलिथीन बैग्स. उसके बाद में उसको रेडिएशन से स्टरलाइज किया. तो जब तक हम लोग वो पॉलिथीन बैग्स को ओपन नहीं करते हैं तब तक वो जो अंदर वाला जो मटेरियल रहेगा वो स्टरलाइज रहेगा. मतलब फिर जब हमको यूज करना है तब हम उसका जो पैकिंग है उसको लूज करके हम लोग उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये इसका एडवांटेज रहेगा. नेक्स्ट, इट इज अ मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन. गैसेस वाला, सॉरी रेडिएशन वाला मोस्ट इफेक्टिव रहेगा. डिसएडवांटेज है कि ये जो मेथड रहेगा वो कॉस्टली रहेगा. स्पेशल सेट्स ऑफ इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस स्टरलाइजेशन मेथड. नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं अभी केमिकल मेथड. फिजिकल मेथड तो हमने देख लिया, जिसमें हमने देखा ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट एंड रेडिएशन, जिसमें आयनाइजिंग रेडिएशंस के भी हमने एग्जांपल देखे. नेक्स्ट इज अ केमिकल मेथड. केमिकल मेथड में क्या रहेगा, यूज ऑफ द केमिकल्स. सिंपल, द मैनर इन विच द केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स एक्ट नॉट फुल्ली अंडरस्टूड. कैसे वो एक्ट करते, कैसे डिस्ट्रॉय करते, ये पता नहीं है. इसके कुछ बहुत सारे केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे फ्लोर क्लीनिंग के लिए हम लोग लाइजोल यूज करते हैं, फिनॉल यूज करते हैं. ये सब चीजें केमिकल में ही आएगी, केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स में ही आएगी. नेक्स्ट, दे आर चीफली एक्ट बाय ऑक्सीडाइजिंग कर देते हैं माइक्रोब्स में, कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स कर देते हैं, एंड दे आर एबल टू किल द बैक्टीरिया. केमिकल्स की बात कर रहे हैं. दे आर आल्सो एक्ट बाय आयनिक कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन नॉर्मली एंजाइम्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में कि जो नॉर्मली जो एंजाइम्स होते हैं केमिकली दे आर प्रोटीन्स. और प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन अगर हो जाए तो उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और प्रोटीन डीनेचुरेट अगर होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, तो एंजाइम भी इनएक्टिवेट हो जाएंगे. मतलब एंजाइम बेसिकली प्रोटीन है. एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, और अगर एंजाइम्स का डिस्ट्रक्शन हो जाए तो एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएंगे, और जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस वो एंजाइम कॉज कर रहे हैं वो सबके सब चीजें, सबके सब मैकेनिज्म जो है वो स्टॉप हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएगी, जिसकी वजह से डेथ ऑफ माइक्रोब्स विल बी अकर. तो ये सब चीजें होती है, ये केमिकल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, हम लोग बोल सकते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ लिक्विड केमिकल्स इंक्लूड, जैसे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, जैसे लिक्विड में है फिनॉल, लाइजोल, हेक्साक्लोरोफीन, क्लोरोहेक्सिडीन. उसके बाद में हेबिटेन, क्लोरोजाइलिनॉल जो कि डेटॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, सेट्रेमाइड, सेवलॉन, आयोडीन. ये सब केमिकल्स ये जो हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर किलिंग ऑफ माइक्रोब्स. क्लोरीन सॉल्यूशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, अल्कोहल, मेथिलेटेड स्पिरिट, ये सब केमिकल्स के एग्जांपल है जो कि हम लोग माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट फॉर्मेलिन है, एसीटोन है, देन मर्क्यूरोक्रोम है, जिंटेन वॉलेट and acriflavin. These are all the chemicals, name of the chemicals which we are used for killing of the microbes. Then solid lime, कुछ chemicals होते हैं जो कि liquid के बजाय हम लोग solid की बात कर रहे हैं. Solid lime, bleaching powder, DDT, BHC, deuterated bihydroxy
चलो BSC का देख लो आप क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, मर्क्यूरिक आयोडाइड, ये सब केमिकल्स होते हैं जो कि सॉलिड केमिकल्स यूज किए जाएंगे फॉर पर्पस ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रोब्स. सम ऑफ द केमिकल्स आर गैसेस आल्सो लाइक क्लोरीन, इथिलीन ऑक्साइड, formalin in a vapor form, a gaseous form, sulfur dioxide, and hydrochloric acid gas, HCl gas, hydrocyanuric acid gas, HCN gas. ये सब गैसेस रहेंगे जिसको हम लोग एक्सपोज करने के लिए नॉर्मली वी आर यूजिंग अ सर्टेन चेंबर, क्योंकि गैस को अगर हम लोग एक्सपोज करना चाहे तो उसके लिए क्लोज सिस्टम लगता है. गैसेस ये जो गैसेस है इसको अगर हमको ऑब्जेक्ट्स को एक्सपोज करना है और माइक्रोब्स से फ्री बनाना है तो उसके लिए क्लोज टाइप्स ऑफ चेंबर्स, एज यू कैन सी इन द इमेज, इस तरह के गैसेस चेंबर्स लगते हैं जहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करेंगे एंड वी आर एक्सपोजिंग और वी आर इंट्रोड्यूसिंग द गैसेस inside this chamber so that the gas will come in contact with these objects and are able to kill the microbes. ठीक है, तो ये एक एडवांटेज या ये चीज रहेगी कि उसके लिए सेटअप हमको लगेगा जब हम लोग गैसेस टाइप ऑफ केमिकल यूज कर रहे हैं, जैसे कि इथिलीन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारे गैसेस. अभी लास्ट पार्ट है डिसइंफेक्शन प्रोसीजर्स. मतलब के disinfection procedures are applicable for some other pathological specimen, pathological sample, जैसे कि contaminated urine है, contaminated blood है, contaminated fecal matter है, या जो हॉस्पिटल्स में नॉर्मली जो पेशेंट से डिस्चार्जेस निकलते हैं उनको कैसे डिसइंफेक्ट करके डिस्कार्ड करना है. डायरेक्टली हम लोग उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, इसके लिए सर्टेन डिसइंफेक्शन प्रोसीजर्स हैं दैट टू बी फॉलोड in order to make free from all these discharges free from microbes. तो इसके लिए है फर्स्ट वन फीसेस एंड यूरिन. मतलब जो फीसेस एंड यूरिन सैंपल जो पेशेंट से निकल रहे हैं उसको कैसे डिसइंफेक्ट किया जाएगा, उसके लिए क्या डिसइंफेक्शन प्रोसीजर है, ये भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. समझ में आ रहा है कि जो पेशेंट से डिस्चार्जेस निकलते हैं जिसकी वजह से इंफेक्शन स्प्रेड हो सकता है, तो ऐसे डिस्चार्जेस को कैसे सेफ बना करके, कैसे मेक इट फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स बना करके उसको डिस्कार्ड किया जाए ताकि इन्फेक्शन उनसे पेशेंट से स्प्रेड दूसरे पर्सन को ना हो. तो उसके लिए होते हैं डिसइंफेक्शन प्रोसीजर्स. तो पहले हम लोग देख रहे हैं डिसइंफेक्शन प्रोसीजर फॉर फीसेस एंड यूरिन सैंपल. तो फीसेस एंड यूरिन सैंपल शुड बी कलेक्टेड इन अप्रोप्रिएट इन इम्परवियस कंटेनर. इम्परवियस मतलब कि जिसमें से वो पास नहीं हो पाए, ऐसे इम्परवियस कंटेनर में उसको कलेक्ट किया जाएगा, टू विच एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 8% ब्लीचिंग पाउडर, 10% फॉर्मेलिन, 5% क्रिसोल और 10% फिनॉल. ये सब केमिकल्स का पर्टिकुलर प्रपोर्शन में ये सारे 3-4 केमिकल्स, जैसे मैंने बोला कि ब्लीचिंग पाउडर है, फॉर्मेलिन है या फिनॉल या क्रिसोल है, इन सबको वो पर्टिकुलर कंटेनर में यूरिन और फीसेस सैंपल के साथ मिक्स किया जाएगा. तो ये जो केमिकल्स हैं ये क्या करेंगे, यूरिन और फीकल मैटर में जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है, the disinfectant is allowed to remain contact for at least 2 hours. After the disinfection the container is to be emptied and drained. मतलब जो कंटेनर में, जो इम्परवियस कंटेनर में हमने फीकल मैटर और फीसेस एंड यूरिन लिया था in order to disinfect it, तो उसको हमने ये केमिकल से ट्रीट किया एंड दैट इज फॉर 2 hours तक हमको उसको कांटेक्ट में रखना है केमिकल्स के, और उसके बाद में उसको ड्रेन करना है, डिस्कार्ड करना है. ठीक है, तो दिस वाज वन ऑफ द डिसइंफेक्शन प्रोसीजर फॉर फीसेस एंड यूरिन. नेक्स्ट स्पूटम. स्पूटम मतलब नॉर्मली ये ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट जो होता है, टीबी का जो पेशेंट हो, नॉर्मली उसको बार बार स्पूटम या स्पिट करने की जरूरत पड़ती है, तो उसको कैसे डिसइंफेक्ट करके डिस्कार्ड किया जाएगा. तो ऑन स्मॉल स्केल स्पूटम इज कलेक्टेड ऑन अ प्रॉपर कंटेनर और ऑन हैंडकरचीफ्स व्हिच इज बर्न इमीडिएटली आफ्टर द कलेक्टिंग द स्पूटम. तो नॉर्मली जो डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि आपको खांसी या स्नीजिंग कफिंग हो रहा है तो यू शुड हैव टू यूज अ टिश्यू पेपर, जो कि नॉर्मली हम लोग उसको बर्न कर सकते हैं, नॉर्मली डायरेक्ट डिस्कार्ड कर सकते हैं. ठीक है, ये एक चीज रहेगा. या प्रॉपर कंटेनर में या हैंडकरचीफ्स के ऊपर जो है वो स्पूटम को कलेक्ट किया जा सकता है बाय द पेशेंट एंड दैट टू बी डायरेक्टली इंसिनरेटेड, और बर्न करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जा सकता है. ये एक चीज हो गया, एक मेथड है. व्हेन अ क्वांटिटी ऑफ स्पूटम इज एक्सक्रीटेड इन लार्ज अमाउंट, ये तो स्मॉल स्केल के लिए हो गया फर्स्ट वाला हैंडकरचीफ वाला मेथड. सेकंड, अगर क्वांटिटी ऑफ स्पूटम ज्यादा निकल रहा है and excreted in a large extent, large quantity, then in that case what to be done, जैसे कि in case of TB person, then it is collected in a disposable paper cup. एक कप रहेगा, disposable paper का बना रहेगा, in which the sputum of when it is or the sputum cup half filled with a crisol solution या formalin या Dettol solution से वो क्या रहेगा, फील रहेगा, और हाफ वाले कप मतलब हाफ ऑलरेडी हम लोग उसको
डिसइंफेक्टेंट से फील करके रखेंगे, और टीबी वाला पेशेंट जो भी रहेगा उसको वो एडवाइस किया जाएगा कि वो कप के अंदर ही आपको स्पिटिंग करना है. स्पिटिंग शुड नॉट बी डन हियर एंड देयर. उसके अलावा कहीं पे स्पिटिंग नहीं करना है. स्पिटिंग वो कप के अंदर ही करना है जिसके अंदर ऑलरेडी ये डिसइंफेक्टेंट रखा हुआ है. और उसके बाद में व्हेन अ कप इज फुल अप, जब वो कप फुल ऑफ हो जाएगा, व्हेन द पेशेंट शुड स्पिट in this cup, and when it is full, then they are allowed to stand for 2 hours and then it is disposed of. Alternatively, the large amount of sputum can be disinfected by boiling and autoclaving for 20 minutes at 20 pounds pressure and then it is to be disposed. मतलब हमारा ओवरऑल ये एम होता है कि स्पूटम जो भी कंटामिनेटेड रहेगा, या जो हम लोग जिसको स्पूटम रहेगा जो माइक्रोब से कंटामिनेटेड रहेगा, उसको हम लोग ऐसे ही डिस्कार्ड नहीं कर सकते. उसको पहले माइक्रोब से फ्री करना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस डिसइंफेक्शन प्रोसीजर, एंड देन आफ्टर दैट वी कैन डिस्कार्ड इट. ठीक है, ताकि इन्फेक्शन जो भी है वो स्प्रेड ना हो. तो ऑल दीज आर द डिसइंफेक्शन प्रोसीजर, एंड दैट वाज द एंड. दिस इज द एंड ऑफ अ टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज एपिडेमियोलॉजी. ठीक है, एपिडेमियोलॉजी ये एंड हो गया है. इस पार्ट में हमने लास्ट पार्ट में देखा डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन प्रोसीजर्स. इसके पहले हमने इम्यूनाइजेशन वाला पार्ट देखा था, इम्यूनिटी वाला पार्ट देखा था, आपको अगर याद हो तो. ठीक है, और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. प्रोबेबली वी विल स्टार्ट इट टुमारो एट, नॉर्मली हम लोग कितने बजे स्टार्ट करते हैं? 10:30 को हम लोग स्टार्ट करेंगे. टुमारो ऑल्सो विल स्टार्ट एट 10:30. और नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ. न्यूट्रिशन एंड हेल्थ क्योंकि थर्ड टॉपिक रहेगा आपके सेकंड सेशनल एग्जाम के लिए. फर्स्ट टॉपिक था कौन कौन सा था? फर्स्ट टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी. हाँ बोलिए, कौन कौन से टॉपिक अभी तक हो गए सेकंड सेशन के लिए? Microbiology and बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एंड दिस वन इज द सेकंड वन, एपिडेमियोलॉजी. और थर्ड जो है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, वो भी हो जाएगा. ऑल 3 टॉपिक्स विल गेट इंक्लूडेड इन योर सेकंड सेशनल एग्जामिनेशन. ठीक है, 3 टोटल हमारे 9 टॉपिक है. 9 टॉपिक्स आर देयर. 3 वी आर गोइंग टू डिवाइड इन ईच सेशनल. ओके, एनी इश्यूज, एनी प्रॉब्लम इन दिस? अच्छा, मुझे ये बताइए, प्रैक्टिकल में लास्ट टाइम जो भी आपका प्रैक्टिकल हो गया, मुश्ताक सर ने कंडक्ट किया था, उसमें कौन से एक्सपेरिमेंट सर ने लिए थे? 2 लिए थे सर. 2 एक्सपेरिमेंट कौन कौन से मैडम? 13 and 11. जी सर ये 11 and 11th वाला लिया, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज. और 13th वाला तो पहले लिया मैं, वो तो मैं ही ले चुका था ना मैडम. 14th हार्ट रेट. यस सर. अच्छा अच्छा, ये 6 वाला आपका हो गया है क्या, हीमोग्लोबिन कंटेंट वाला? नो सर. नो सर. नहीं हुआ है. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. आज जो है आफ्टरनून में हम लोग ये 6 वाला एक्सपेरिमेंट जो है हीमोग्लोबिन कंटेंट वाला वो ले लेंगे, प्लस ब्लड प्रेशर अगर हुआ तो ये, या तो फिर बॉडी टेम्परेचर हो गया है? नो सर. नहीं हुआ. ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर वाला ले लेंगे. ठीक है, 15th वाला जो है बॉडी टेम्परेचर, एंड द 6th एक्सपेरिमेंट दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. ये हम लोग 2 एक्सपेरिमेंट इन आफ्टरनून सेशन, प्रोबेबली एट 2:30 या 2:45 को हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल. ओके, ऑफ HAP. ठीक है, give your attendance. Roll number 1. प्रेजेंट सर. 2. हाँ, इसके बाद जो है वो इसके बाद आपका कीर्ति मैम आपसे आपका लेक्चर लेने वाले हैं, मे बी फॉर हाफ एन आवर. शी इज गोइंग टू बी कंटिन्यू विद हर सब्जेक्ट BCP माइट बी. ठीक है, तो उसके बाद वो हो जाएगा. HAP का लेक्चर नहीं होगा. उसके अलावा उसके बजाय कीर्ति मैम इज गोइंग टू कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर. नंबर 3. प्रेजेंट सर. 4, 5, प्रेजेंट सर. 6, प्रेजेंट सर. 7, प्रेजेंट सर. 8, Present, sir. 9, प्रेजेंट सर.
10, Present, sir. 11, Present, sir. 12, Present, sir. 13, 14, Present, sir. 15, Present, sir. 16, Present, sir. 17, 17, Present, 18, sir. 17 Present, present sir. है? 17 present है क्या? 17. Tahrim. Present, sir. Present. Okay. 18, Present, sir. 19, Present, sir. 20, Present, sir. 21, 21, 22, Present, sir. 23, Present, sir. 24, Sir, 23. 25. Present, sir. Hello, Present, sir. sir. हाँ 23 23 present. प्रेजेंट है. हाँ सर, Okay. आवाज नहीं आया आपको. ठीक है. 26, Present, sir. 27, Present, sir. 28. हाँ Present, sir. 28 present, sir. 28 present. 29, Present, sir. 30, Present, sir. 31, Present, sir. 32, Present, sir. 33, 33, Present, sir. 34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, Present, sir. Sir, 42. 40 present. 40 present है. Present. हाँ, sir. Okay. 42, Present. 43, Present, sir. 44, Present. 45, 45, 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, 49, Present, sir. 50, Present, sir. 51, Present, sir. 52, Present, sir. Present, sir. 53, Present, sir. 54, 54, absent है. 55, Present, sir. 56, Present, sir. 57, Present, sir. 58, Present, sir. 59, Present, sir. 60 present. $60, 61, Present. Present, sir. 60 present, sir. 60 प्रेजेंट है. अथर्व हाँ. Yes, sir. 62. Present, sir. ओके. अभी कोई भी मीटिंग लेफ्ट नहीं करेगा. कीर्ति मैम इज गोइंग टू कंडक्ट योर नेक्स्ट लेक्चर. So 21 present.